बाकी सूबों का भी हमने सुना है कि जो उनकी पहले कीमतें थी उन्होंने तकरीबन इसी रेशियो से बढ़ाई हैं, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है। लेकिन हमने अपने सूबे के जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि हमने 2200 रुपये की, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस गरीब को होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ 50% जो पैदावार है उसका हिस्सेदार हारी होता है, और उस हारी के फ़ायदे के लिए ये किया है। और जनरली जो इसलिए भी किया है कि हम लोग वीट प्रोडक्शन को इनकरेज करें ताकि हम खुद कफ़ील हो सकें। और इस साल जैसे पिछले साल मैंने 2000 रुपये रखी थी कीमत और 5000 रुपये बोरी बन रही थी, और 5000 पे हमें क्रिटिसाइज़ किया गया और ख़ुद फेडरल गवर्नमेंट ने 6200 या 6300 रुपये बोरी के रेट पे इंपोर्ट की। यानी बाहर के जो फार्मर्स हैं यूक्रेन के और रशिया के, उनको तो आप फ़ायदा देना चाहते हैं लेकिन अपने मुल्क के फार्मर्स को फ़ायदा देना नहीं चाहते। तो ये पहली बात है। दूसरा, एक सब्सिडी की स्कीम है फेडरल गवर्नमेंट ने कही है, और उस फर्टिलाइज़र में सब्सिडी की स्कीम, हम उसमें फेडरल गवर्नमेंट को यही जवाब लिख रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्कीम में, और वो उस स्कीम के तहत तकरीबन 2000 रुपये पर बैग DAP का और बाकी यूरिया का उनको सस्ता मिलेगा। वो डिटेल्स भी आपको बाद में दे दी जाएंगी। और जो एक दो मेजर बातें हुई हैं, काबीना ने जो है मीरपुर ख़ास में सर्किट बेंच हाई कोर्ट का कायम करने की सिफारिश कर दी है। उसका फिर आइन में आर्टिकल 198(4) में तरीक़ाकार है कि चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से सलाह मशवरे के साथ फिर गवर्नर साहब को एडवाइस करेंगे। तो काबीना, और उसमें पहला यही था कि काबीना उस पर कॉन्टम्पलेट करे, तो काबीना ने उसकी रिकमेंडेशन दे दी। अब जो आइन में तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए हम वो भी पूरा करेंगे। एक और चीज़ थी जो आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले काबीना ने एक फ़ैसला किया था कि जो इरिगेशन की ज़मीनों के हवाले से कि जो उनके काम में नहीं है उनके ऊपर अगर वो ज़मीनें इरिगेशन डिपार्टमेंट सरेंडर करे गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पे आज जिस एरिया के लिए हमने बात की है वो राइस कनाल के दोनों तरफ, इसलिए राइस कनाल है लाड़काना शहर के अंदर से जब वो गुज़र रहा है वो पक्का हुआ है, उसके बाद रोड है दोनों तरफ राइस कनाल के, और उसके बाद कुछ कच्ची आबादियाँ हैं जो अभी नहीं, कोई 40-50 साल से आबाद हुई हैं, और वो ज़मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास थी। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से पता किया कि आपको इस ज़मीन की ज़रूरत है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, राइस कनाल को और बद्दी इससे ज़्यादा चौड़ा तो नहीं करेंगे, हमारे पास पानी नहीं है और अगले 50-100 साल में तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, तो आपको उस ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वो कच्ची आबादी के लिए अप्रूव की है कि उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, और अपने कच्ची आबादी की लॉ के तहत उस ज़मीन को जो उसमें कच्ची आबादियाँ हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए। तो ये 3-4 चीज़ें थी मेजर जो मैं बताना चाह रहा था। बाकी डिटेल्स आपको देते रहेंगे सईद गनी साहब, और कुछ आ भी गई होंगी आपके पास काबीना के हवाले से। मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर जाता हूँ। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो क्या है। एक जो बात चल रही है अफसरान के बारे में, ये आज काबीना में भी डिस्कस हुआ है कि अफसरान, और मैं डिटेल में ये बात करूँगा उनके सिलसिले में कि सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है उसके बारे में। दूसरा, सेंसस कल जो है जॉइंट सेशन में हुआ है और उसमें कुछ तकारीर हुई थी जिसको मैंने बाद में सुना, और मुझे काफ़ी जो है उस पर वाकई गलत बयानी जिस तरीके से की गई नेशनल असम्बली के फ्लोर पे, मैं वो भी जल्द आगाह करना चाहता हूँ। मुझे पहला मौका यही मिला है ताकि मैं उसको क्लियर करूँ चीज़ों को कि एग्जैक्टली क्या हुआ था CCI के इजलासों में जो मेरे ऊपर एट्रीब्यूट की गई चीज़ें कि मैंने किया। तीसरी चीज़ जो मैं बात करूँगा, चाहे थोड़ी डिटेल में करूँ या ना, जो उन्होंने इलेक्शन लॉज को अमेंड किया है कल, उसमें मैं सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ देना चाहूँगा कि क्या मौक़िफ़ है। ऑब्वियसली पावर पार्लियामेंट का है वो लॉज को लगाने का,
लेकिन इस सिलसिले में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं ये ऑफिसर्स के बारे में। यहाँ पे कुछ ना समझ लोग, कम अकल लोग, जिनकी वफाक में और सिंध में भी कुछ तादाद, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो कम अकल लोग समझते हैं कि हम थोड़े से लोग बार बार झूठ बोल के, बार बार गलत बयानी करके लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे। और कहते क्या है कि जी वफाक के अफसरान को सिंध हुकूमत ने रोका हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ये वफाक के अफसरान नहीं है। ये अफसरान आए कहाँ से? 1954 में, 1954 में सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान कॉम्पोजिशन एंड कार्डर रूल्स बने थे, और उसमें जो शुरू होता है ना, मैं वो सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ आपको। उस ज़माने में गवर्नर जनरल होते थे, प्रेसिडेंट नहीं होते थे, लेकिन इसको चेंज कर दे दिया है उन्होंने कानून को। वो सही किया है कि प्रेसिडेंट का रेफरेंस दिया है। लिखते हैं, वेयर इज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ फर्टी प्रोविंस हैव अग्रीड, यानी प्रेसिडेंट साहब यानी गवर्नर जनरल साहब और तीनों सूबों के गवर्नर ने एग्रीमेंट की है एक, और ये रूल्स फिर फॉर्म हुए, हैव अग्रीड that there shall constitute a service of the federation to be known as Pakistan Administrative Services. पहले नाम कुछ और था, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन इज द फेडरल गवर्नमेंट एंड द 4 provinces. So these are not federal officers, ये फेडरेशन के अफसर हैं। ये बड़ा क्लियर करें इन ना अकल, कम अकल, मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है, कम अकल, ना समझ, ना अहल लोगों को जो माइक देखते नहीं और शुरू हो जाते हैं कि वफाक के अफसरान है, क्या वो देंगे आपको, आप उनसे डिक्टेट करेंगे? ये वफाक के अफसरान नहीं है, ये फेडरेशन के अफसरान हैं। फेडरेशन में चारों सूबे आते हैं। जब ये कानून बना था पहली बार, तब गवर्नर से कंसल्टेशन के बाद बनाया गया था। उसके बाद इस कानून में कुछ तरमीम हुई 1993 में। उस वक्त भी 1993 में एक मीटिंग हुई थी जिसका जिक्र होता है बिटवीन द गवर्नर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। उस जमाने में इंटरिम गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और एक अग्रीमेंट हुई थी जिसके तहत अब ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं इन फेडरेशन के अफसरान की। उसको भी जब आपस में सलाह मशवरे के बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट की, और 2014 में इस कानून को अमेंड करके उस एग्रीमेंट को इस कानून का पार्ट बना दिया गया। तो दूसरी बार तब अमेंडमेंट हुई उसमें, तब भी चारों सूबों के गवर्नर्स के साथ मिलके, उस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट थी, ये एग्रीमेंट हुई। तो ये कानून है तो फेडरल, लेकिन ये फेडरेशन में सारों से सलाह मशवरे के बाद हुआ। आखिरी अमेंडमेंट इसमें 2020 में हुई, माइनर अमेंडमेंट है। उसमें लफ्ज़ गवर्नमेंट का हटा के जहाँ फेडरल गवर्नमेंट लिखा था वहाँ प्राइम मिनिस्टर लिख दिया है, और जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा था वहाँ चीफ मिनिस्टर लिख दिया है। लेकिन उस वक्त कंसल्टेशन नहीं हुई। ये पहली बार ये हुकूमत आई है ना, जब से ये करती है। खैर, उससे हमें इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ज़रूर मैं कह रहा हूँ ये भी गलत किया, कंसल्ट करना चाहिए था। ये घर में बैठ के ये किसी कंसल्टेशन पे बिलीव नहीं करते ये। और बड़ा मज़ेदार बात कर दी है, पहले होता था द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल कंसल्ट ईच अदर, अब कहा है द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर विल कंसल्ट ईच अदर। मैं ज़रा देखना चाहूँगा कब मेरे से कंसल्टेशन करते हैं, इसलिए कि मेरे से तो भाई 3-3.25 साल हो गए, 3 मीटिंगें की हैं, और इसके अलावा कोई कंसल्टेशन एज सच नहीं होती। एक उसमें बैठते हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि द प्राइम मिनिस्टर और इज नॉमिनी और इज क्या है असाइंड पर्सन, ये ऑथराइज पर्सन, एंड द चीफ मिनिस्टर और इज ऑथराइज पर्सन। मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया, मेरे से खुद बात करें या प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाहें वो करें। अगर वो किसी को अपनी अथॉरिटी दे देते हैं इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी अथॉरिटियाँ दे दी हुई हैं, सिवाय प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने के, सुबह 11 बजे बनीगाला से उड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में हेलीकॉप्टर में आने के, और शाम को 6 बजे सनसेट से पहले हेलीकॉप्टर में बैठ के बनीगाला जाने के अलावा बाकी सारी अथॉरिटियाँ उन्होंने और लोगों को दे दी हैं। भाई, अगर असेंबली में कानून पास कराना है, वो तो खुद ही कहते हैं लाए गए थे, क्या किए गए थे, वो भी किसी और को अथॉरिटी दी हुई है। तो अगर किसी और को उन्होंने ये अथॉरिटी दी हुई है, वो मुझसे बात करें। मैंने अपनी अथॉरिटी किसी को नहीं दी अभी तक, और बात की। हाँ जनाब, तो ये अफसरान जो थे ये होता रहा है, लेकिन जब एक हद से बात बढ़ जाती है तब आप ज़रूर उसको जवाब देते हैं। हमें
एक नोटिफिकेशंस मिली कुछ दिनों पहले, और उन नोटिफिकेशंस में उन्होंने 4 अफसरान पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इस सूबे से निकाले और 4 हमें भेजे। इसी तरीके से 7 अफसरान पीएसपी के इस सूबे के 20 ग्रेड के हैं सारे, इस सूबे से निकाले और 8 अफसरान भेजे। ये जब हमारे पास आया, हमने कानून वगैरह देखा, कानून तो पता था, हम पहले तो इस चीज़ पे कोशिश करते थे कि पब्लिक में ना जाएं, इनसे बात करें, और मैंने बात की चीफ सेक्रेटरी साहब इनको, इसलिए हमारे पास अच्छा इसी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि शेयरिंग ऑफ सर्विसेज कैसी होगी, यानी 20 ग्रेड की जो काडर पोस्टें, मैं 20 ग्रेड की सिर्फ बात करता हूँ इसलिए कि 20 ग्रेड की भी हम बात कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि जी 60% अफसर फेडरेशन के होंगे, यानी पीएएस अफसर फेडरेशन के, फेडरल गवर्नमेंट के नहीं, और 40% अफसर सूबाई सर्विसेज के होंगे, जो प्योरली सूबाई सर्विस है। तो इस रेशो के मुताबिक 67 अफसरान बनते हैं 20 ग्रेड के, जो फेडरेशन के अफसरान हमारे पास आने हैं। हमारे पास इस वक्त 19 है, 19, यानी 48 की कमी है, 48 कम है। ये जब बात हुई, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, हुकूमत ने डायरेक्ट किया, उन्होंने कई खतूत लिखे कि जी हमें अफसरान भेजो, अफसरान नहीं भेजे गए। ग़ालिबन 7 अक्टूबर को, मुझे सही डेट याद नहीं, अक्टूबर के पहले 10 दिन के अंदर एक तारीख थी, मैं खुद इस्लामाबाद गया, मैंने अपॉइंटमेंट ली स्पेशल असिस्टेंट ऑन स्टैब्लिशमेंट जो प्राइम मिनिस्टर के हैं जनाब शहजाद अरबाब साहब, उनके पास जाके मैंने ये लिखा, रखा उनके सामने कि जी हमें अफसर दें, हमारे पास अफसर नहीं है, हमारे यहाँ कोर्ट्स कुछ फ़र्क हैं, किसी को ना ओपीएस पे हम रख सकते हैं, ना किसी को ड्यूल चार्ज दे सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा। और मैंने ख़ास तौर पे उस वक्त 21 ग्रेड का बताया था, 21 ग्रेड के 16 अफसर आने हैं हमारे पास फेडरेशन से, फेडरल अफसर, फेडरेशन के जो अफसर्स हैं, और इस वक्त सिर्फ 4 हैं, तो बाकी 12 मैं कहाँ से लाऊँगा। तो मेहरबानी करके आप हमें ये दें अफसरान। उन्होंने मुझसे वादा किया कि, उन्होंने कहा जी बाकी सूबों में भी कम, मैंने कहा ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सूबों में तो मैं आपको बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत एक्सेप्शंस हो जाती हैं लेकिन उनको नहीं देखा जाता, लेकिन हम कुछ मुख्तलिफ हैं, सिंध का लोग कुछ मुख्तलिफ हैं, सिंध के लोगों को कुछ मुख्तलिफ तरीके से आपने ट्रीट करना है। कुछ नहीं किया, उल्टा ये हुए तो बाद में हुआ। उसके बाद पिछली बार जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए कराची, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैंने कोर्ट के अंदर कहा कि ये, उन्होंने कुछ अफसरान की बात हुई तो मैंने कोर्ट के अंदर उन्हें यही कहा कि ये हमारे पास अफसर नहीं है, और मैंने 21 ग्रेड का हवाला दिया। वही मुझे उस वक्त जो ज़बानी याद थे कि जी 16 में से सिर्फ 4 काम कर रहे हैं। तो अटर्नी जनरल साहब बैठे थे उधर, उन्होंने अटर्नी जनरल साहब से कहा कि अटर्नी जनरल साहब ये क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, आप में शायद कोई हो उधर कोर्ट में, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब। तो अटर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया कि जी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया नहीं, हमारी तो बातचीत होती रहती है और उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि सर अगर आप मुझे कहते हैं कि अगली बार हर कार्रवाई में अटर्नी जनरल के थ्रू करूं तो मैं वो कर दूंगा, हम तो कई खत लिख चुके, मैं खुद मिल के आया हूँ, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अटर्नी जनरल को भी अभी भी बता रहा हूँ, मैं उनको लिख भी दूंगा डिटेल। तो उन्होंने कहा आप लिख दें। मैंने उसी दिन, अगले दिन एक ख़त एडवोकेट जनरल साहब ने अटर्नी जनरल साहब को भेजा और ये डिटेल्स भेजी। इतना सब करने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने ये पीएएस के 4 अफसर निकाल दिए, 4 और भेजे, पीएसपी के 7 निकाल दिए और 8 भेजे। आज ये कानून क्या कहता है, कानून कहता है, और मैं ये पढ़ लेता हूँ, इस कानून का रूल 15 है जो कि कहता है द ट्रांसफर ऑफ एन ऑफिसर बिलोंगिंग टू द सर्विस, टू द सर्विसेज, दिस सर्विस ऑफ द फेडरेशन, वो डिफाइन है, फ्रॉम द प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस और फ्रॉम फेडरेशन टू अ प्रोविंस और फ्रॉम अ प्रोविंस टू अ फेडरेशन। यानी वफाक से ये फेडरेशन का अफसर अगर सूबे में आए, सूबे से वफाक में जाए, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाए, शैल बी मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर
or a person authorized by him in consultation with the chief minister or a person authorized by him. मैंने जैसे बताया, मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया, मुझसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात नहीं की, गैर कानूनी हो गया। टू स्टार्ट ऑफ गैर कानूनी हो गया। आगे जाके वो कंसल्टेशन का मतलब भी समझाते हैं कि कंसल्टेशन होगी कैसे। ये तो कह दिया ना, उन्होंने कहा यार उन्होंने शायद ख्वाब में सोच लिया होगा कि मेरा ख्वाब उनको आ गया होगा, ये कंसल्टेशन हो गई। ऐसे ही आजकल तो यही चल रहा है ना, अपना काम नहीं करना है, आइन और कानून की पासदारी नहीं करनी है, जो सोच लिया वो समझ रहे हैं दूसरा जो है मेरी सोच ही काफ़ी है इन सब के लिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। ये वो बताते हैं। आगे जाके इसका जो सब रूल 4 है उसमें चीफ सेक्रेटरी के बारे में कहा हुआ है कि उसकी कैसे होगी ट्रांसफ़र। कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी वही है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। शुरू तो वैसे कंसल्टेशन, प्रोवाइडेड दैट कंसल्टेशन विल मीन the intimation of a name or a panel of names of PS officers to be conveyed to the chief minister। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे एक नाम, जब चीफ सेक्रेटरी का होगा, एक नाम या कई नाम दे सकते हैं, पैनल ऑफ ऑफिसर्स फॉर सच ए पोस्टिंग, प्रेफरेबली इन राइटिंग। राइटिंग में दे, फोन वोन भी कर सकते हैं, फैक्स भी भेज सकते हैं। आगे फिर आगे लिखते हैं, देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद इन 15 days, 15 दिन में अगर मैंने जवाब नहीं दिया, then the prime minister will proceed to make such an appointment of the named officer or any officer on the panel, and it will have to have deemed approval of the chief minister। मतलब अगर मैंने जवाब 15 दिन में नहीं दिया तो वो अप्रूवल डीम्ड होगी। डीम का मतलब यार उर्दू में क्या कहते हैं, डीम को समझी जाएगी कि अप्रूवल दे दी। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर को डिसअप्रूव करने का पावर है। वो एक नाम दे या 10 नाम दे, मैं 10 को भी डिसअप्रूव कर सकता हूं। जब डीम्ड अप्रूवल की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्री उसका है कि डीम, ठीक है जी, ये उन्होंने कहा कि वो होगी। ये तो हो गया चीफ सेक्रेटरी के बारे में। आगे इसका जो रूल 5 है वो कहता है बाकी अफसरान के बारे में। द प्रोसीजर ऑफ डिप्यूटिंग एंड विड्रॉल फ्रॉम एनी प्रोविंस ऑफ अ PAS ऑफिसर, यानी अपार्ट फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी, विल बी द सेम एज इंडिकेटेड अबव, यानी जो कि चीफ सेक्रेटरी के लिए दिया गया वही होगा, एक्सेप्ट इस केस में थोड़ा सा फर्क है, दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे रिस्पॉन्ड टू द प्रपोजल आएगा विद इन 1 month, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month। तो ये जब हमारे पास आए सारी नोटिफिकेशंस मिले तो हमने इसको कैसे कानून को देखते हुए कहा कि ये आपके प्रपोजल हैं भाई, और जवाब किसने देना है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस है, कैबिनेट। तो हमने उनको, मेरी अप्रूवल से सेक्रेटरी सर्विसेज ने या सर्विसेज डिपार्टमेंट ने उनको ख़त लिखा कि जी मेहरबानी आपकी, आपके ये प्रपोजल आ गए हैं, कानून ये कहता है, ये सारे कानून कोट करके, और अब हम इस काबीना के सामने इसको ले जाएंगे, और आपने जो टाइम कहा है 1 महीने का, कानून जो टाइम कहता है 1 महीने में आपको हम जवाब दे देंगे। और आज काबीना की मीटिंग हुई और काबीने का फैसला ये है कि हम कहेंगे जो आपने 4 PS के ऑफिसर इधर से विड्रॉ करने की बात की है, वो प्रपोजल है ना आपका, वो काबीना रिजेक्ट करती है। जो 4 अफसर आप भेज रहे हैं वो काबीना एक्सेप्ट करती है, और उसके साथ साथ काबीना ये कह रही है कि 44 और जल्दी से भेजो या प्रपोजल भेजो ताकि हम उसको कंसिडर करें या एक्सेप्ट करें। ये कानून के मुताबिक चीज़ें, जो कि कानून की परवाह नहीं करते, सिर्फ ज़बानी बातें करने में आदी हैं, उनको समझ नहीं आएगी। अब आ जाएं PSP अफसरान की, यही तरीक़ेकार है। उन्होंने प्रपोजल भेजा है कि 7 अफसरान निकाल लें और 8 वापस भेजें। हमारे पास इस वक्त 26 टोटल स्ट्रेंथ है DIGs की, 22 काम कर रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली इन्होंने 5 अफसर हमारे ले गए थे, महीना 1.5 पहले। अब 5 एक चले गए, 7 और चले जाए, यानी 26 में से 12 नए अफसर आ जाएंगे। 12 नए अफसर
टोटल 26 हो जाएंगे ना अगर ये फाइनल होगा। 26 भी नहीं होगा, 23 होगा, सॉरी 23 में से, इसलिए कि इस वक्त 22 हैं, अगर 8 ले जाते हैं, सॉरी 7 ले जाते हैं और 8 भेजते तो 23 हो जाएंगे। 23 में से 12 नए अफसर होंगे जिन्होंने पहले इधर काम, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट वर्कड हियर एट ऑल। और मैंने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि सेक्रेटरी साहब, सॉरी सेक्रेटरी से तो मेरी बात नहीं हुई, स्पेशल असिस्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल आदमी है, उनसे बात की थी, पॉलिटिकल अपॉइंटी है, उनसे मैंने कहा था कि इधर अफसर ख़ास तौर पे 20 ग्रेड में जब आता है, वेरी सीनियर ऑफिसर, उसको ये पता नहीं होता, पुलिस का अफसर सिंध में जब आता है, ऐसे तो हमारे पास आईजी भी आए जिसको पता नहीं था, अब मैं क्या करूं, उसको ये पता नहीं होता कि कश्मीर कहाँ है और बदीन कहाँ है, किस डायरेक्शन में कैसे पहुंचूंगा मैं। लॉ एंड ऑर्डर की खास तौर पे पुलिसिंग की कश्मीर की अपनी डायनामिक्स है, बदीन या थरपारकर की अपनी डायनामिक्स है। तो अगर ओवरनाइट आप सारे अफसर निकाल दोगे और नए भेजोगे, हमारे लिए एक मुश्किल हो जाएगी। ये एक जेन्युइन कंसर्न है, और ये हुई इसलिए है कि ओवर द ईयर्स आप हमें अफसर भेजते ही नहीं रहे हो, इसीलिए वो पुराने चलते रहे और फिर एक साथ कहो सारे पुराने वापस कर दो। अफसरों से कोई इशू नहीं है, इट इज़ आवर गवर्नेंस विच सफर्स। तो काबीना ने ये चीज़ देखते हुए, कीपिंग इन व्यू के 5 अफसरान अभी गए, हमने कहा जो 7 अफसरान का प्रपोजल आपने भेजा यहाँ से निकालने का, वो हम डिसअप्रूव करते हैं, तो हमारे पास 22 हो गए। 8 अफसरान जो आपने नए भेजे हैं, उनमें से काबीना ने चीफ मिनिस्टर को ऑथराइज किया है कि इनमें से 4 आप सेलेक्ट करें और उन 4 को अप्रूव करें, उनको एक्सेप्ट करें। ये काबीना हमारा सवाबदीद है, हमारी लॉज के तहत हमारा पावर है, ये बड़ा क्लियर बात है कि ये करें। इसके साथ साथ मैं फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं, ये प्लीज आप लिखें कि झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है, इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। कल को फिर अफसरान को चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें, आप इन अफसरान को उल्टे सीधे खतूत लिखते हैं, उल्टी सीधी इंक्वायरियां शुरू करते हैं, गवर्नेंस इधर हमारी इफेक्ट हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। यहां से इनके लोग लिख के भेजते कि फलाना अफसर नहीं चाहिए हमें, यानी सियासी लोग लिख के भेजते हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी शुड नॉट प्ले दिस डर्टी गेम विथ अस, हम नहीं अलाउ करेंगे। यहां पे ये रोटेशन पॉलिसी का बहाना बनाया, मेरे पास कई एग्जांपल्स मौजूद है, मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं किसी अफसर के खिलाफ नहीं हूं, इंडिविजुअल जो पंजाब में सर्व कर रहे हैं, जो फेडरेशन में सर्व कर रहे हैं, जो केपीके में सर्व कर रहे हैं, उस रोटेशन पॉलिसी के तहत आते हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा। एंड आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन, आ जाएगी आपके पास। ये हमें कहते हैं कि जी हम बड़ा मेरिट पे काम करते हैं, देख लिया आपका मेरिट। आप लोग सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहते हैं, आप लोग सिंध हुकूमत को किसी तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को समझना चाहिए कि ये इस सियासत में ना आए। आई एम गिविंग अ वेरी क्लियर वार्निंग टू द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन कि हम अपने और भी देख रहे हैं, आइन में जो हमें इजाज़त है, हम कानून के और आइन के अंदर रहते हुए हम सब इस प्रोसीजर्स में चेंज करेंगे, ताकि हम इस तरीके से कोई सियासी तरीके से किसी की गवर्नेंस आइन में मौजूद है। मुर्तज़ा आप बता देंगे, मुझे डिटेल मुझे याद नहीं रहते, कि जो सूबे की गवर्नेंस है उसका पूरा की पूरी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत को है। तो फेडरल अफसरान यानी फेडरेशन के अफसरान को आप टारगेट करके कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? यू वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ देयर इज एनीथिंग अगेंस्ट एनी ऑफिसर यू टेल मी। इधर हालत यह है कि इनके सियासी जो यतीम हैं इधर सिंध में बैठे हुए, उनके कहने पे अफसरों को शो कॉज नोटिस आ जाते हैं वहां से, फेडरेशन के अफसरों को। ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन खत्म करे ये ड्रामा।
एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ये गेम ना खेले। मैं वो सियासी आदमी है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एस्टैब्लिशमेंट, उनसे कहता हूं कि मेहरबानी करके अपने इस अफसर को आप सीधा करें। कहता क्या है चीफ सेक्रेटरी को कि जी हम सारी मेरिट पे कर रहे हैं चीजें, मुझे पता है तुम मेरिट पे नहीं कर रहे हो, एंड आई हैव प्रूफ ऑफ इट। तो ये चीजें क्लियर करना चाहता हूं, और मैं आपके तवज्जुह से चाहता हूं। आप तो सुनते रहते हैं ना, आज भी घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं, आज भी मैंने अभी पता चला कि आपने सुनी है। उनको पता है तो कानून पढ़ लो, डोंट अंडरमाइन द प्रोविंस। इस सूबे का खाते हो, इस सूबे पे पलते हो, इस सूबे के बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हो, और इस सूबे की बुराई करते हो। ऐसा ना करो। हम आप इधर ही एक साथ रहेंगे, ऐसा ना करो। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हम एज पर लॉ, जी वो अभी मुझे इस वक्त नेपरा की अमेंडमेंट बता रहे हैं कि मुझे इस वक्त वो हर चीज़ में ये लोग बुलडोज कर रहे हैं, इसलिए कि उनको और कुछ नहीं आता और कर रहे हैं। तो एक तो ये मैंने क्लियर करना था कि ये अफसरान के ऊपर सूबाई काबीना ने, जो कि सूबाई हुकूमत है, जिसको पावर है अंडर सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कंपोजिशन एंड कार्डर रूल्स 1954 एज अपडेटेड अप टिल 2020, तारीख भी है उसकी 14/10/2020 में आखिरी अमेंडमेंट हुई है। उसमें सूबाई हुकूमत को पावर है कि उस प्रपोजल को अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे, और सूबाई हुकूमत ने आज काबीना में ये फैसला कर दिया है, कल तक इसकी इत्तला दे दी जाएगी वफाक को। मैं तो प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा, मुझे नहीं पता उन्होंने किसको ऑथराइज़ किया है, मुझे उन्होंने लिखा नहीं है, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट लिखूंगा। वो फिर जाए, अगर उन्होंने किसी को ऑथराइज़ किया है तो मैं पूछ लूँगा आज, बल्कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं आज चीफ सेक्रेटरी साहब से कहूँगा उधर से पूछ ले कि भाई अगर किसी को ऑथराइज़ किया तो हम उसको लिख देते। मेरी काबीना ने जो फैसला दिया है वो मैं कन्वे करूँगा आगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं बात आना चाहता हूँ, सेंसस। हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे वो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। इन लोगों ने सेंसस किया और इन्होंने कहा कि KPK में 38 लाख घराने हैं, 38,45,168 में नंबर शॉर्ट बताता हूँ। पंजाब में 1,71,00,000 घराने हैं, सिंध में 85,85,000 घराने हैं, और बलूचिस्तान में 17,75,000 घराने। फिर उन्होंने जो ये तो घराने हो गए, पहले मर्दमशुमारी, पहले घर शुमारी करते हैं, आपको पता है ना ये सारा जो होता है, ये घर शुमारी की, ये आ गए हमारे पास नंबर। फिर जब मर्दमशुमारी हुई और फाइनल नंबर आए तो उससे पता ये चलता है कि जी KPK में एक घराने में एवरेज में 7.94 हजरात मौजूद हैं, 7.94 एक घराने में। जनाब बलूचिस्तान में 6.95 मौजूद हैं, पंजाब में 6.43 मौजूद हैं। एक घराने में इतने फ़र्द हैं, 7.94, 6.95 और 6.43, और सिंध में 5.58 है। ये जब नंबर आया तो ज़रूर एतराज़ करेंगे। फिर हमारे पास एक यूनिसेफ का सर्वे है, मिक्स सर्वे कहते हैं, जिसके अंदर और नंबर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का वो तो एक सर्वे हमारे पास है। और मिक्स सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, KPK में 7.6 पर्सन्स पर हाउस होल्ड, जहाँ पे सेंसस में है 7.94, मिक्स सर्वे में जो इंडिकेटिव नंबर है वो 7.6 है। बलूचिस्तान में 7.7, 6.95 आया है सेंसस में, और 7.7 है मिक्स सर्वे, यूनिसेफ का जो सर्वे है उसमें। पंजाब में 6.43 कहा आपके सेंसस वालों ने, और मिक्स सर्वे कहती है 6.3, कम बलूचिस्तान में इन्होंने। सिंध में आपको मैंने बताया ना, सेंसस कहती है 5.58 और मिक्स कहती है 7.2।
अब इस सिर्फ 7.2 को 85 लाख हाउस होल्ड से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख हो जाती है आबादी। आपने कर दिए 4 करोड़ 80 लाख से भी कम थोड़ा। तो ये वैलिड रीज़न है ऑब्जेक्ट करने का, ये नहीं करने का कि आपने ये गलत किया है। और चले मिक्स सर्वे को हटा दें, वो कल एक आए थे तकरीर करते हैं कुट मास्टर, जो इधर से कुट खा के गए हैं अब इस्लामाबाद में कुट लगाने के चक्कर में लोगों के, ये पता नहीं कि कुट जो खाएंगे उनको याद आएगी। अब कहाँ जाएंगे? कराची से भाग के इस्लामाबाद गए, अब और ऊपर जाओ आगे अफगानिस्तान, उधर ही जाओगे, इधर नहीं आओगे वापस। बड़ी ऐसे ऐसे बैठ के असेंबली बात करते हैं, गलत बात कह के। और लग ये रहा था कल कौमी असेंबली में जब वो बोल रहे थे कि उसके दिमाग पे मुराद अली शाह सवार है, मैं मौजूद नहीं था। असेंबली के कवानीन होते हैं कि अगर कोई शख्स मौजूद ना हो तो उसके बारे में नहीं बोलते असेंबली के अंदर, यहाँ तो बोल सकता हूँ मैं। वो कवानीन हवा में उड़ा दिए, आपको पता, ये बड़ी एक एथिक्स की बात है। कोई आधे दर्जन से ज़्यादा बार उन्होंने मेरा नाम लिया एक उसमें सवार। और मैं कहता हूँ ना, कई बार कहते हैं कि वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया। मैं कहता हूँ यार, अगर सिंध गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, सब कुछ कर सकती है, हटो ज़रा रास्ता दो, हम तुम्हें सब ठीक भी करके देते हैं। जब हम सब खराब कर सकते हैं तो सब ठीक भी हम ही कर सकते हैं फिर तो उसके जहन में सवार था और उसने कई बार मेरा नाम लिया और ये बात की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप मिक्स सर्वे को एक तरफ को कहते हैं, वो ये यूएन, ये तो सिंध हुकूमत करती है सर्वे, सिंध हुकूमत के ये बात करते हैं। यूनिसेफ के बैनर के अंदर ना सिर्फ सिंध, चारों सूबों में हुआ है, ये चारों सूबों के नंबर दिए मैंने आपको, चारों सूबों में हुआ है। चलो उसको भी हटा दो, एक तरफ करो। बाकी 3 सूबे KPK, बलूचिस्तान और पंजाब, इनका एवरेज ले लो। इन तीनों का एवरेज लेके हमें एवरेज में तो ले आओ यार। सिंध को ऐसे तो ना धुतकार, उसको एवरेज लोगे तो 7.11 हो जाता है। इन तीनों का एवरेज आप निकाल ले और इस हिसाब से हमारी 61 मिलियन आबादी होती है, यानी 6 करोड़ 10 लाख। अब वो भी ऑब्जेक्ट ना करूं, उस पे उठा के ले आए। अगेन एक उन्होंने अनएथिकल चीज की। ये मेरे पास CCI के मिनट्स हैं, इतने सारे मिनट्स की सिर्फ वो सफ़े हैं जिनमें सेंसस का जिक्र हुआ है 2015 से लेके, उससे पुराने भी हैं 2015 से लेके। अनएथिकल चीज़ ये की कि CCI के जो मिनट्स हैं ना, दूर से मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, इस पर सीक्रेट लिखा होता है, सीक्रेट। मुराद अली शाह को का नाम लेना है, 2018 के मिनट्स लिया एक, जिसमें कहा ये मुराद अली शाह ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने, शाहिद खाकान साहब तो मौजूद थे उधर, वो जवाब दे सकते थे, मैं मौजूद नहीं था, मुझे यही प्लेटफॉर्म उठाना है जवाब देने का, कि मुराद अली शाह ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2018 के मिनट्स में कहा कि वो जो 5% वैलिडेशन है वो अब नहीं हो सकती, तो इसको छोड़ दें। ये मीटिंग हुई है मई के महीने में जब असेंबलियाँ डिसॉल्व होने वाली थी, और उन्होंने कहा कि जी हम क्या करें। हमने कहा जी अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगली हुकूमत पे छोड़ें कि इसका फैसला करें, और यही लिखा, ये नहीं कहा कि ना करें वैलिडेशन दोबारा। हमने कहा इस वक्त लेट स्टेज है, इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते हम, मैं कैसे फैसला करूंगा, अब लेट द नेक्स्ट गवर्नमेंट कम एंड डिसाइड। नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है अगस्त 2018 में। जनाब अगस्त 2018 से लेके ये लोग कुछ नहीं करते। दिसंबर 2019 में पहली बार सेंसस का आइटम लाते हैं और उसको डेफर कर देते हैं, उसको डेफर कर देते हैं। दूसरी बार फिर 2020 की मीटिंग है, ये कौन सी तारीख है इसमें देख लूँ, 11 नवंबर 2020, यानी हुकूमत के 2 साल आने के बाद, इतना इंपॉर्टेंट अगर सेंसस समझते थे, फिर एजेंडा आइटम लेके आते हैं। और उसमें मैं मिनट्स नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि अनएथिकल है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं जिस्ट दे सकता हूँ। उसमें कहा कि जी हमने एक कमेटी बना दी है जिसमें अली जैदी साहब और कई नाम हैं, सरबराही इसकी अली जैदी साहब ने की थी, और भी नाम है मुझे नहीं पता, इस जो है अली जैदी साहब हैं। और मैंने उस पर कहा कि ये कमेटी तो आपने बता दी, हमें बताएं तो सही आप कर क्या रहे हैं। तो उसके डिसीजन में ये लिखा था कि भाई ये कमेटी जो है सूबों को कॉन्फिडेंस में लेके और आगे बढ़े।
हमसे कोई, और मैंने इमीडिएटली, अब वो ख़त जो है, हाँ वो और बात है कि जो भी वो उसको छोड़े, नाम लेना मैं किसी का नहीं समझता, कुट न लगवा दे, देखा है मैंने उसको सारी उम्र ठीक है। तो मैंने उसी वक्त 29 दिसंबर को ये ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये तो बता सकता हूँ ना मैं, ये CCI के मिनट्स नहीं है, और मैंने उन्हें कहा कि ये मीटिंग में आपने फैसला किया था, मेहरबानी करके हमसे कंसल्टेशन करें, इसलिए कि हमने ये सुना है कि ये कमेटी ने अपना फैसला कर दिया बगैर कंसल्टेशन के, और यही हुआ। कमेटी ने फैसला किया, कैबिनेट में ले आए, दोबारा इसको CCI में लेके आए, मैंने दोबारा ऑब्जेक्ट किया, मेरी बात इन्होंने नहीं मानी। पहली बार CCI की हिस्ट्री में कोई फैसला कंसेंसस से नहीं हुआ और उस पे अंदर वोटिंग हुई, और मैंने डिसेंटिंग नोट भी दिया, खिलाफ वोट भी डाला, पहली बार। इसलिए कि CCI का फोरम ऐसा था कि हर सूबे को, हर स्टेक होल्डर को, हर वजीर आजम साथ लेके चलता था। डिसेंटिंग नोट दिया, डिसेंटिंग नोट देने के बाद काबीना ने फैसला किया 29 जो मई के महीने में इस साल 2021 में कि हम जाएंगे पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन को हम कहेंगे। 29 मई को हमने ख़त लिखा। आपके जॉइंट सेशन के रूल्स कहते हैं, जो कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठ के कहा था, जॉइंट सेशन का रूल 20 है, वो कहता है कि जैसे ही स्पीकर को ये रेफरेंस मिले किसी भी सूबे से या फेडरेशन के किसी डिपार्टमेंट से, वो इमीडिएट, शैल इमीडिएटली लफ्ज़ है, सर्कुलेटेड अमंग्स द मेंबर्स। तो बिलावल साहब ने कहा हमें तो सर्कुलेट ही नहीं हुआ। ये आइन की पासदारी चल रही है, ये कवानीन की पासदारी चल रही है। आप अभी लेके आए हैं, एक रात पहले पता चला कि ये कल आ रहा है, वो भी नहीं हुआ। लेकिन कल उन्होंने फिर वो बुलडोज करना था, कर दिया, जो भी करना है हमने अपना। लेकिन आप देखें कि इतना टाइम इन्होंने लिया और गलत बयानी कैसे की मुझे ब्लेम करने के लिए। सारी गलतियां अपनी, कंसेंसस चाहते नहीं है, कंसल्टेशन चाहते नहीं है किसी भी तरीके से, और आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और इशू हमारा जॉइंट सेशन में हमने भेजा हुआ है, वो है बिजली के हवाले से। IG सेप जो इनका है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं आपको फिर से बता दूं कि बिजली इतनी मौजूद है, इतनी मौजूद है कि आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, और 2000 अगले 10 साल कोई नया प्लांट नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट जो कि अप्रूव हो गए। और इसमें ख़ास तौर पे सिंध के जो सस्ती बिजली बनाने वाले विंड के प्लांट्स हैं उनको उन्होंने निकाल दिया, रिन्यूएबल वाले, और अपने महंगे प्लांट्स जो कि उनके अपने नेपरा के चेयरमैन ने कहा कि जो आप यहाँ अप्रूव कर रहे हैं इसमें 88% वो प्लांट हैं जो कि लीस्ट कॉस्ट के फॉर्मूले पे फिट नहीं होते। ये मैंने चैलेंज किया हुआ है, 15 अक्टूबर को ख़त गया है। मैंने कल पूछा था, मैं कल इस्लामाबाद था, तो मैंने नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान से पूछा कि ये आपको सर्कुलेट हुआ है? ये भी सर्कुलेट नहीं हुआ स्पीकर की तरफ से, और स्पीकर ने इमीडिएटली सर्कुलेट करना है, और अगर जॉइंट सेशन इस वक्त चल रहा हो तो उसमें पेश करना है। कल चल रहा था जॉइंट सेशन, क्यों नहीं पेश किया? ये एक और आइन की और कानून की ये वायलेशन। और उसके अलावा आपके जो ये ना लाने में, और अगर नहीं चल रहा जॉइंट सेशन तो सदर साहब को लिखेंगे जॉइंट सेशन बुला ले। नहीं लिखते, इस चीज़ के लिए नहीं लिखते। अपने जो रिगिंग के लिए इन्होंने कवानीन बनाए थे उसके लिए कितना एहतमाम किया आप सबने देखा। वो तो उनके अपने लोग कह रहे थे बड़े एहतमाम से लोग गए, मुझे नहीं पता बाद में वो एहतमाम से फिर भी गए, खैर उनका कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन जो असली बात थी वो निकल आई कि एहतमाम से लोगों को बुलाया गया, अपने जाली कवानीन जिनसे वो समझ रहे हैं कि वो इलेक्शंस रिग करेंगे। मैं आखिरी वो चीज़ करूँगा, फिर मैं आपके सवालात ले लेता हूँ। उन्होंने जो ये पास किया है कल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, आप में से पता नहीं किसी को नेशनल असेंबली जाने का इत्तेफाक हुआ है कि नहीं हुआ है? गैलरी में बैठे होंगे, मैं गैलरी में बैठा हूँ और मुझे इत्तेफाक में नेशनल असेंबली का मेंबर कह की नहीं रहा, लेकिन मैं हॉल के अंदर भी 2 बार बैठा हूँ। वो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मीटिंग है, तो मैंने जाके डेस्क वेस्क देखे और देखे, उसमें 3 बटन लगे हुए थे सामने।
एक हरे रंग का है, एक लाल रंग का है, और एक येलो क्या होता है, पीले रंग का है। 3 बटन। मैंने कहा ये क्या है? देखा बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हुए हैं उधर, एक पे आईज लिखा है, एक पे नोज लिखा है। मैं ये क्या है? कहते जब कोई बिल पेश होता है, मैंने पूछा उधर से क्या होता है, जब कोई बिल पेश होता है तो अगर आप उस बिल के फेवर में होते हैं तो आप हरा बटन दबाते हैं, तो आपका फेवर में वोट काउंट हो जाता है। अगर आप किसी बिल के फेवर में नहीं होते, आप लाल बटन दबाते हैं, आपका नोज में काउंट हो जाता है, आपके नाम के साथ सबको पता चल जाता है मैंने कहाँ वोट किया। और अगर आप अनडिसाइडेड है, यू वांट टू एब्सटेन, यू डोंट वांट टू वोट, तो आप तीसरा बटन दबाते हैं, वो पीले रंग का, तो एब्सटेन वाली लिस्ट भी अलग आ जाती है कि इन्होंने कहीं वोट नहीं किया। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है। मैंने कहा ये चलता कभी? कहते नहीं चला आज तक नहीं चला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस मुल्क के 10 करोड़ लोगों के लिए ये वोटिंग कराएंगे। अपने 342 लोग जो अंदर हाउस में बैठे होते, उनकी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली नहीं करा सके आज तक। वो बटन लगे, मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा इतना अच्छा है यार ये सिस्टम। कल ही झगड़ा पड़ गया कि भाई 216 है कि 221 है कि 213 है, काउंट करो। मतलब जिनसे अपने हाउस के बंदे काउंट नहीं होते, वो ये भी किसी और के हवाले कर रहे हैं, लीज आउट कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो ये हवा पैदा किया है, पिछली दफे वो आरटीएस का हवा पैदा किया था, सबने उसका हशर देख लिया, हशर नशर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स सिर्फ और सिर्फ धांधली के लिए कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ। और कल सदर आसिफ अली जरदारी ने तो बता दिया ना कि ये खाएगा कोई और, इसका फायदा कोई और लेगा। असल में प्रॉब्लम ये है जो मैंने इधर कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर और ऑथराइज्ड क्या है पर्सन, ये ऑथराइज्ड पर्सन कौन है ये ढूंढना पड़ेगा हमें, इसलिए ये खुद तो नहीं सोच सकता इतना। मैंने देख लिया अच्छी तरीके से, इसमें वो कुव्वत सोच है ही नहीं। मैं और लफ्ज नहीं करना चाहे, मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है कि इतना सोचे। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इसके कई इस पे आ चुके, वो मशीन जिसके ऊपर या वो सिस्टम जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन 35 एतराजात करके भेजता है, वो आप असेंबली से एहतमाम करके पास कराते हैं। इसलिए कि अगर एक हफ्ता, अगर ये लोग दिल से पास कर रहे होते तो एक हफ्ता पहले भी हो जाता ना, तो एक हफ्ते में एहतमाम किए गए। बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ये इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान देने के लिए इन्होंने शुरू किया। एक और चीज़ आखिरी में कह दूँ और फिर सवालात ले लूँगा। इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी वोट का हक़ देने के लिए बात की है। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देने से एतराज़ नहीं है, थोड़ा सा उसकी इम्प्लिकेशंस देखनी पड़ेंगी। और कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका तरीका बताया कि कैसे होना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अगर कोई बंदा इस वक्त रह रहा हो जर्मनी में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और पिछले 20 साल से रह रहा हो, वहाँ का नेशनल भी हो गया हो, और रहता वो है टंडो बागों में, उसको क्या हक पहुँचता है कि जो टंडो बागों के अवाम के साथ वो उनकी सोच है वहाँ वोट करे? बहुत सिंपल बात है। हाँ, उनके अपने इशूज़ हैं, कहते हैं जी ये बड़ी फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलती है, इनके रेमिटेंस, अच्छी बात है, वी एक्नॉलेज देम, हम नहीं कह रहे कि कोई इनके लिए, जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि कश्मीर में एक तरीक़ाकार है कि जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं उनके लिए कुछ सीटें मुख्तस कर दी जाए और इनका अपना इलेक्टोरल कॉलेज हो। लेकिन अगर बेटा पाकिस्तान में मुराद अली शाह को वोट देना है, अगर वो इलेक्शन में खड़ा होता है, तो तुम्हें आके 7 तहसील में रहना पड़ेगा, तुम्हें आके उन लोगों के साथ, ये नहीं कि तुम कुछ लोग ओवर पावर कर जाओ उनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो चेयरमैन साहब ने बात की। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देने में इतराज़ नहीं है, वो अपने इश्यूज़ के लिए भले उनके कुछ सीटें रिज़र्व कर ली जाए या कुछ इस तरीका किया जाए, लेकिन वो आके
बगैर इधर जो है ना, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रहा हूँ, मैं काफ़ी साल बाहर रहा हूँ और मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनसे मेरी ऑब्वियसली बातचीत होती है, उनको कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता, इधर कुछ नहीं पता। उधर वो मेरी जो है बातें देखिए, मुझे जब मेरा वोटर वोट देता है तो वो देखता है कि जी मेरी पार्टी क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सिर्फ कुछ बातें सुन के और उधर से अपने वो बनाते हैं, तो उनको इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यस, दे कैन बी गिवन सीट्स और उस वो तरीका निकाले जो इन्होंने किया है ना। ये अगेन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कहाँ वोट के एंटर करेंगे, कैसे वो वोट देगा, अगेन इट इज़ अ मैटर कि ये जो मुझे नंबर्स नहीं पता कितने हैं पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, 90 लाख कह रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, 90 लाख, यानी यहाँ तकरीबन जी ओहो नहीं, ये तो फिर बहुत ही मसला हो गया। 3 करोड़ वोट, अब 10 करोड़ तो पाकिस्तान वाले वोट देते होंगे, तो हमारी 20 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ 70 लाख की, 50% रजिस्टर्ड होंगे, यानी 30% जो मुल्क में एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे, जो इस मुल्क में इस वक्त बदतरीन हालात, जो महंगाई का तूफान, जो इन्होंने आटा चीनी पे चोरियां कर करके हालात, जो एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे, वो असरअंदाज होंगे या सोच सकते कभी? तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोगों की बातें बचाई जाएं। ये जो इन लोगों ने निहायत ही डैमेजिंग लेजिस्लेशन की है, उसके लिए कोई मीडिया के थ्रू बात हो, ये मैं कहना चाह रहा था। और भी 2-3 बातें थी, लेकिन मैं बात लंबी हो गई और मैं कुछ सवालात के लिए भी टाइम छोड़ना चाहता हूँ, तो सही अगर आप कर लें। शुजात साहब, अच्छा मैं आपको बताऊं, वो तो लोगों के ऊपर है ना, लोग वोट करेंगे। आपको 2008 के इलेक्शन भी देखे, 2013 के भी देखे, मैंने 4 इलेक्शन लड़े और 2018 का चौथा मेरा इलेक्शन था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्लाह ताला का शुक्र है, उनकी लीडरशिप के गाइडेंस में हमने इस तरीके से सिंध के लोगों की खिदमत की। प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं, लेकिन लोगों ने हमें देख लिया है। हम हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा वोट लिए और पहले से ज़्यादा सीटें ली हैं। 2018 में हमने सबसे ज़्यादा ली हैं सीटें। क्या 2018 में कोशिशें नहीं हुई थी जो बाकी जगह पे हुई हैं? हाथ उठा लिए थे आखिर में, मैं ये खुलेआम कह रहा हूँ, भले जिस हाथ उठा लिए थे आखिर में, पहले बड़ी कोशिशें की। इलेक्शन के दिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, नहीं कर सके ज़्यादा गड़बड़। टारगेट किया, कहाँ गड़बड़ हुई वो आपको पता है। अब तो जिन लोगों ने वोट दिए उनको वो अपनी खैर मनाएं। अगर ईवीएम हो जाती है, अगर ये ईवीएम चल जाती है, फिर तो वो जो 2-4 सीटें जीती भी है ना उन्होंने, जो 18 से 4 पे आए, 18 थी शायद पहले, मुझे याद नहीं सही, 18 से 4 पे आए ना, अब वो अपनी खैर मनाएं। हमारा अल्लाह का करम है, हम अपना कर लेंगे सब कुछ। तो आपके सवाल का जवाब ये, और ये उनके ज़रा उनसे खामोशी से आप भी पूछ लेना कि उनसे बोले कि यार, उनमें से एक शख्स ने, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उन्होंने कहा है ना मुझे कभी किसी का फ़ोन आया है, ना इस दफ़े आया है, ना आएगा, और वो मुझे कई बार कह चुके यार अब फ़ोन आ जाते हम क्या करें नाम नहीं लूँगा यार, किसी का मुनासिब नहीं है तो ये उनसे ज़रा पूछिएगा कि यार आपको फ़ोन नहीं आया। वो अब कहते हैं, इधर हमें आके कहते हैं कि यार क्या करें, हम समझते हैं आपकी बात सही है, हमारा इंटरेस्ट आपके साथ इधर, लेकिन फ़ोन आ जाते हैं। जी जनाब। आपने आईनी मुकाद उठाए और बहुत सारी चीज़ें आइन का या रूल्स का हवाला दिया। ये जो कौमी असेंबली में हुआ या पुलिस अफसरान वाला मामला है, अगला आपका कदम, एक तो आपने खत का है कि वो लिखेंगे, इनको किस तरह आईनी फोरम और किन आईनी फोरमों में ले जाएंगे। छोटी सी बात कि यहाँ पर जो ये मशीन का मामला चल रहा है, ये हमारे यहाँ नारों भी है, अक्षरोत्तर भी है, वहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ड्रोन के जरिए वहां पाई जाएगी तो मैं तो उसके खिलाफ हूँ ना, तो मेरे से तो पूछे ही ना, ये तरीकेकार इन्होंने सोचा है, इन लोगों ने सोचा है। आपका पहला जो सवाल है कि हम क्या करेंगे, हम आईनी तरीका सब इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने कहा इसको अप्रोच करेंगे। मैंने एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी को वार्न किया है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ की वी विल गो टू कोर्ट्स, जरूरत पड़ी हमारा अगर है। इन्होंने आइन की धज्जियाँ बिखेर दी हैं, कवानीन की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। मैंने तो चीफ जस्टिस साहब से कहा था ना, जब मैंने उनसे कहा कि जी सर आप हमें मना करते हैं कि किसी को, आप मुझे फॉर्मूला बता दें यार, आप लोग सारे बैठे हैं ना, मुझे कोई अगर एक बता दे तो मैं वो कर लूँगा ना। 21 ग्रेड की 16 पोस्टें, 24 पोस्टें टोटल हैं, 24, जिसमें से 16 फेडरेशन ने देनी है और 8 हमारे सूबाई फेडरेशन के अफसरान की है, 8 सूबाई अफसरान की है। 8 की 8 फील्डें प्रमोट करके हम ले आए। तो 24 में से 8 एक और 4 और 12 हमारे पास मौजूद हैं। 12 वैकेंसियां हैं 21 ग्रेड की। कोर्ट की तरफ से मुझे हुक्म है कि किसी को ड्यूल चार्ज नहीं देना है। कोर्ट की तरफ से हमें हुक्म है कि आपने किसी को ओपीएस पे नहीं रखना है। अब मुझे फॉर्मूला बता दो कि ये 12 में कैसे रखूं, कैसे अफसर पोस्ट करें। कोई ये जो मुझे बता देगा मैं उसे कहूँगा सही है, मुझे तरीका बता दो जी। एक सुबह रहे, एक शाम को, एक मतलब मैं दिन में 2 नोटिफिकेशन निकालूं भाई। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होंगे और रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आप चेयरमैन पीएनडी होंगे। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक ही शख्स, यही तरीका हो सकता है ना, ये होगा। बड़ा अच्छा आपने यार हल बताया। और ये हर 12 घंटे में नई नोटिफिकेशन निकलती रहे, कोई ड्यूल चार्ज नहीं होगी, 12 घंटे से ज़्यादा कोई पोस्ट वेकेंट नहीं होगी। क्या यार, बड़ा ज़बरदस्त है वैसे। ने तकरीर के दौरान कहा है कि अगर इमरान खान महंगाई के खिलाफ काम करे, पेट्रोल और अजनास की कीमतें कम करे तो हम उसका साथ दे सकते हैं। और आज एहसास प्रोग्राम पर उनकी तरफ से कोई ब्रीफिंग भी ली गई है। सिंध हुकूमत और वफा के दरमियान महंगाई ख़त्म करने के लिए अगर ताउन किया जाता है तो उसकी नौयत क्या होगी, एक तो ये सवाल है। दूसरा इसके साथ एक और है, राना शमीम साहब जो जेड भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उसके हवाले से आज उनके ऊपर संगीन इल्जाम लगाए कि 1.5 साल से वो यूनिवर्सिटी आए नहीं है, 14 लाख रुपए उसकी सैलरी है, हर माह उसको सैलरी दी जाती है। तो ऐसे शख्स को सिंध के अवाम का पैसा आप 14 लाख रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं? मैं बता दूं जी जी जी। सबसे पहला सवाल कि महंगाई के हवाले से कैसे होगा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ भाई वो बात करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। मेरे से एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से वो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे होगा, हम साथ देंगे, वो तो ये ना, ये होती हैं सिर्फ ज़बानी बातें। आज काबीना ने एक उनका प्रपोज़ल था, वो जो इनका प्रपोज़ल है डिस्कस किया, उसमें मैंने सही साहब से रिक्वेस्ट की है कि कल या परसों एक डिटेल में ब्रीफिंग प्रेस को देंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन उसमें इतने लूप होल्स देखें। वो क्या है, मैं बहुत मोटा बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कहीं 180 अरब कहते हैं पूरे मुल्क में, कहीं 120 अरब कहते हैं, कहीं कहते हैं कि सूबा 65% कंट्रीब्यूट करेगा, कहीं कहते हैं 80% कंट्रीब्यूट करेगा। और तरीक़ाकार ये होगा कि एक गरीब आदमी जो महंगाई के वज़न तले दबा हुआ है, उसको एक स्मार्टफोन चाहिए जो उसके नाम पे हो। मैं आपका स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी एनआईसी पे रजिस्टर्ड एक स्मार्टफोन चाहिए जिसके ज़रिए वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करेगा उस प्रोग्राम के लिए। अब शुरुआत वहाँ से होती है। तो मैंने उधर ही पकड़ लिया बात कर गया यार, अब मैं कहूँ हर गरीब आदमी को कि सबसे पहले तो यार एक स्मार्टफोन खरीदो, अपने किसी और का नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये दिस इज़ द डिटेल दैट हैव गिवन, वी विल आस्क फॉर क्लैरिफिकेशंस। और उसके बाद कहते हैं कि हम क्या करेंगे कि हर स्टोर पे हम 50,000 स्टोर रजिस्टर करेंगे। उन 50,000 स्टोर्स ने अपना बैंक अकाउंट खोलना होगा। हमारे छोटे छोटे जो कस्बों में करियाना स्टोर हैं जहाँ से लोग आटा दाल चावल ख़रीदते हैं, उनके बैंक अकाउंट नहीं होते। खैर, उनको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा पहले जाके। फिर वो मैं जाऊँगा, अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ, मैं गरीब हूँ और उसमें आता हूँ, मैं जाऊँगा उस दुकान पे
और मैं कहूँगा यार आटा कितने का दिया, वो कहेगा जी 80 रुपये किलो, फॉर इंस्टेंस मैं कह रहा हूँ, तो 80 रुपये किलो का है, और तुम्हें जो है 60 में, और 20 रुपये मुझे मेरी मर्जी है, मैं 70 कहूँ, 80 कहूँ, 90 कहूँ, 50 कहूँ, 20 रुपये की पर किलो उसको सब्सिडी दी जाएगी। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि किस कीमत पे बेचे वो। ठीक है जी, ये जो प्लान में दिया गया है, जो हमें समझ आई, इसीलिए क्लैरिफिकेशन चाहिए। हो सकता है कोई क्लैरिफिकेशन मौजूद हो। भाई आप क्वालिफाई कैसे करेंगे इस बंदों को? कहेंगे वो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री एक है, जो BISP का हमारी अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो हमने रजिस्टर कराए थे ना, उसके थ्रू चेक करेंगे। तुमने कहा वो तो फिर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर और एक ख़ानदान को 1000 रुपये महीने से ज़्यादा की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो यार आप उनको वैसे ही पैसे देते, 1000 रुपये और दे दें। मतलब बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम उनके साथ रेस करेंगे। तो जब हम हमसे बात करते हैं तो हम क्यों नहीं करते बात? उसमें भी कि मीटिंग बुलाएंगे, उसमें किसी वज़ीर को नहीं बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, वो फेडरेशन के अफसरान को समझते हैं उनके हैं, उनको बुलाएंगे ताकि उनसे उनको दबा भी सके, उनसे काम भी करा सके। तो जहाँ तक आपकी बात है, अगर इनका ये होता जहन में थोड़ा सा भी, तो वो ऐसी हरकत नहीं होती जो खुद कहते हैं कि जी 1 रुपया अगर चीनी की कीमत बढ़ती है तो इस मुल्क के लोग 5 अरब रुपए ज़्यादा देते हैं। तो भाई ये तो अरब खरब तरब पता नहीं क्या हो गए। अब आप टोटल लगाएं, 1 रुपया तो नहीं बढ़ी थी भाई, मतलब 50 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई थी, 50 क्या 75 रुपये मेरे ख्याल है चीनी की कीमत इन्होंने खुद असेस की थी कि 80 या 82 रुपये थी, मुझे सही याद नहीं है, इतना ही 80 रुपये के करीब थी, असेस की थी। अब चीनी कब पैदा हुई? जो अप्रैल 2021 तक चीनी क्रश हुई, वही चीनी है ना, उसकी कीमत उन्होंने 80-82 रुपये फिक्स की कि टोटल मिला के इतनी होनी चाहिए। अगर वो 150 रुपये में बिके तो ये कितने रुपए हो गए भाई? 50 एक और 18 और 68 रुपये, 68 मल्टीप्लाइड बाय 5 अरब। तो ये किसकी नाअहली ना इनकी? भाई मैं आपको खैर ये कह चुका हूँ, एक बार साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, ये कम अक्ल, ना समझ, ना है लोगों के बस की बात नहीं है, और ये हमेशा ही करेंगे। अभी मैं बोला हूँ ना, अभी इनकी बैटरी परेड शुरू होगी, सिंध गवर्नमेंट ये, मुराद अली शाह ये, ओ भाई अगर इतना सब कुछ मैं इतना पावरफुल हूँ, तुम लोगों को क्या नाको चने चुबाए में, ये कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना उर्दू में, तो हटो भाई, दुरुस्त भी मैं ही करूँगा, फिर दुरुस्त भी अब मेरी पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके करेंगे इस मामले को, और किसी की अब बस की बात नहीं रही है। हाँ अच्छा, मैं वो भी जवाब दे दूँ। ये आपने एक ये सवाल का जवाब नहीं ना, जवाब दे दूँ। राना शमीम साहब की अपॉइंटमेंट थ्रू अ सर्च कमेटी हुई थी। हमारा वाइस चांसलर का कानून ये कहता है कि जी किसी को जज हों या वकील हो इस पाए के उनका हो सकता है वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जज रह चुके हैं, उस बेसिस पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। और मेरे पास जब नाम आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने नाम आए थे या क्या, लेकिन कानून के थ्रू अपॉइंटमेंट हुई थी, 3 नाम आए होंगे उसमें। ये चीफ जज रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के। सैलरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसका बड़ा आसान है कि जो लास्ट ऑन सैलरी किसी की होती है वो मिनिमम रखनी पड़ती है, और वो भी कवानीन मौजूद है। जहाँ तक 1.5 साल से नहीं है, ये गलत है, इसलिए कि पिछले मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं, मुझसे मुलाकात उनकी हुई है तो 1.5 साल से कम अरसा हुआ जब मेरी मुलाकात हुई है। तो ऐसा नहीं कि 1.5 साल से आए नहीं ये, और बल्कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले उनकी छुट्टी मंजूर की थी। एट गॉन टू द US फॉर अ जूरिस कॉन्फ्रेंस, जिसके पैसे उस ऑर्गेनाइजेशन ने दिए थे, उनको बुलाया था। तो ये इसका जवाब है। बाकी उनका जो बयान है या जो चीज़ है वो उनकी वैसे भी वो है सब्जेक्टिव है, तो कुछ नहीं कह सकता। सफदर वाला जो वाकया हुआ था सिंध में, उसके बाद जो पुलिस अफसरान के रिजाइन आए थे, लगता है कि वफाक ने वो बात अपने दिल में बिठाई हुई है और वो किसी भी ऐसा कोई चांस आपको देना नहीं चाहता कि जिसके बाद वैसी ही सूरत हाल पैदा हो। क्या इसमें कुछ हकीकत है? उससे डरे में। दूसरी बात, दूसरा सवाल इसी में ऐड कर लीजिए कि आपकी गैर मौजूदगी में सिंध असेंबली में एक
करारदाद पास हुई नस्ला टावर और जो सिंध में दूसरी जहाँ पे लोग आबाद हैं उसको रेगुलराइज करने के हवाले से। तो आज कुछ इस मैटर पे भी तबादला ख्याल हुआ? आज जो काबीना की मीटिंग है उसमें इस मैटर पे कोई बात वगैरह हुई? तो पी चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं 24 तारीख को, ये मामला उठेगा। आ जाए मोस्ट वेलकम, उनका अपना शहर है, ज़रूर आए। सबसे पहले तो आपने कहा कि मेरा नहीं ख्याल है कि इसका ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। जनरली वो चाहते हैं कि सिंध में गवर्नेंस वीक हो और कोई तरीका उनको नहीं मिल रहा है, और वो फेडरेशन के अफसरान को तंग करके इसको करना चाह रहे हैं। और मैंने इसीलिए सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि बाज आ जाओ, किसी को शो कॉज वगैरह इस तरीके से ना दो। दिए उन्होंने ना, मेरा एक साहब निकलते हैं जी मैं घर से निकला, मेरा रास्ता रोक लिया, मुझे पुलिस मोबाइल नहीं दी, मुझे पुलिस वाले ने सलूट नहीं किया, तो जी ये बुरा पुलिस अफसर है, इसको जो है वापस बुला लो। उधर से खत आ जाता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन। इतनी वाहियात किस्म की आपने कभी हरकतें देखी हैं? तो वो पार्टी बने हुए हैं और सिर्फ सिंध की गवर्नेंस वीक करने के लिए, और मुझे यही समझ आती है। दूसरा आपने कहा कि कल असेंबली ने करारदाद पास की है, परसों की थी, कल की थी, परसों की थी। इस एजेंडा, इस काबीना के एजेंडा में वो नहीं था शामिल, लेकिन हम पाबंद हैं असेंबली में जो करारदाद पास होती है और असेंबली जो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देती है, हम पाबंद हैं उस पर अमल करने के, तो इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। काजी साहब एक मिनट, काजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफ़ा जो मेहरबान वालों का भी अल्फाज इस्तेमाल किया कि वो उनकी वो जो लाने वाले हैं और जाने वाले उनका भी अल्फाज इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी की तारीख रही है कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट पे खिलाफ रही है वो, ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो क्यों नहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग का एक धड़ा तो उनसे मिलने की कोशिश भी करता है और मुखालफत भी करता है। तो हमारा असल इशू सिविल ब्यूरोक्रेसी से है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, जो कन्फ्यूजन है? तो वो मुझे हमारा हर उस शख्स से इशू है, किसी को नहीं कर रहा, जो कि इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और उसमें कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, उसमें कई लोग हैं। पीपल्स पार्टी का इशू हर उस शख्स से है जो इस मुल्क में आइन और कानून की पामाली करता है, हर उस शख्स से जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उससे मुकाबला है। हम इसीलिए हमें कहते हैं ना कि हम, और उसको जनरली लफ्ज़ एक इस्टेब्लिशमेंट का दे दिया जाता है, ऐसे इस पूरे इस्टेब्लिशमेंट डिफाइंड तो नहीं है ना, अदरवाइज मैं भी हो सकता हूँ उसमें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एज ए प्राइवेट पर्सन, मैं बता रहा हूँ। तो हर वो शख्स जो कि इस मुल्क के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है, जो इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना चाहता है, उससे पीपल्स पार्टी का मुकाबला और जंग रहती है। शबीर हुकम कयो आहे ताज़ो IBA जे हवाले सां 50,000 उस्तादनि वारो ताज़ो वरी हाणे ॿियूं तव्हां नौकरियूं अनाउंस कयूं त 50,000 नौकरियूं ॾींदासीं, पर उन लाइ टेस्टूं जेके आहिनि टेस्टूं उहे वठंदासीं। जेको उम्मीदवार टेस्ट ॾेई वेंदो उहो अहल थी वेंदो, पर उनखे ख़बर न आहे त उनखे कहिड़े खाते में ऐं कहिड़े उन में जेको सो स्केल में नौकरी मिलंदी। इहो कहिड़ो सिस्टम आहे जेको तव्हां करायो आहे? ॿियो त तव्हां गुज़िरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिते चयो त हार्ड एरिया खे असां काछे खे बि शामिल कयो आहे, थर खे बि, लिस्टूं अची पर उहे हार्ड एरिया। पहला जवाब मैं उर्दू में दे देता हूँ। देखिए इशू क्या है कि कोर्ट ने हमें पाबंद कर दिया कि ग्रेड 5 से ऊपर जो भी नौकरी दी, 5 से 15, 16 एंड अबव तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन देती है, 5 से 15 सिंध हुकूमत जो भी नौकरी दे वो एक टेस्टिंग सर्विस, एक टेस्ट लेके उसके बाद दे। ये मेरा फैसला नहीं है, मेरे को अगर कहेंगे ना तो मैं ये कभी नहीं करूँगा, कोर्ट का हुक्म है, मैं क्या करूँ। इससे मुझे पता क्या कोफ्त होती है कि हम अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल समझते हैं कि इनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर पढ़ाई भी छोड़ो ना भैया, टेस्ट दे दो। बट कोर्ट का हुक्म है, मुझे करना पड़ा। अब हुआ ये कि फॉर एग्जांपल जूनियर क्लर्क 9 ग्रेड का होता है आजकल, पहले 7 का होता था, शायद 9 का है, 11 का हो गया, सॉरी। जूनियर क्लर्क 11 ग्रेड में, उसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या मैट्रिक? इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है जूनियर क्लर्क बनना है। जूनियर क्लर्क जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी होता है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है, होम डिपार्टमेंट में भी होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में होता है। अब मैं एक इंटरमीडिएट हूँ,
इन 10 डिपार्टमेंट्स में या 20 डिपार्टमेंट्स में जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आती है, मैंने जूनियर क्लर्क बनना है। मेरी चॉइस अपनी हो सकती है कि मैं चाहता हूं कि मैं लोकल गवर्नमेंट में बनूं जूनियर क्लर्क, लेकिन उधर अगर सब बनना चाहें तो कंपटीशन ज़्यादा होगी, हो सकता है मैं अहल इतना ना बनूं और मुझे इन्फॉर्मेशन में नौकरी मिले जूनियर क्लर्क की। तो फिर मैंने अगर टेस्ट देना है तो मैं एक टेस्ट दूंगा लोकल गवर्नमेंट में, एक टेस्ट दूंगा इन्फॉर्मेशन में, इस तरीके से 20 जगह पे 20 टेस्ट दूंगा। अब हमने कहा ये बड़ा एक लोगों पे जुल्म होगा कि 20 टेस्ट दे। हमने कहा एक सिंगल टेस्ट कर लो, एक टेस्ट करो मैट्रिक लेवल का जो मैट्रिक के हैं, एक करो इंटरमीडिएट का और एक करो ग्रेजुएट लेवल का। इन टेस्ट की ऑब्वियसली अलग अलग होंगी जो तरीके, वो दर्जात जो भी, ठीक है, अलग अलग होंगे। लेकिन जब मैं अगर इंटरमीडिएट हूँ, मैं इंटरमीडिएट का टेस्ट दे के पास हो जाता हूँ, फिर मैं एलिजिबल हो जाऊँगा हर डिपार्टमेंट में जहाँ पे इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई करने में। हम टेस्ट के कुछ नंबर रखेंगे और बाकी इंटरव्यू के। जो पास कर जाएगा सिर्फ वो इंटरव्यू दे सकेगा और उसमें फिर टेस्ट तो मैंने पास कर लिया, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि मैं लोकल गवर्नमेंट में जाना चाह रहा हूँ और उधर 10 वैकेंसियाँ हैं, लेकिन मेरा 15वां नंबर आता है और मेरे से जो पहले 10 या 14 हैं उनमें से 10 लोग चाहते हैं कि हम लोकल गवर्नमेंट में जाए, तो मुझे उधर तो नौकरी ही मिलेगी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन जाने के लिए दोबारा टेस्ट ना देना पड़े, उसी टेस्ट से मैं क्वालिफाई करूं। तो ये बहुत मेरे ख्याल है हमने आसान किया है। दूसरा, हार्ड एरियाज़ की आपने बात की, हमने रिव्यू किया इसको कैबिनेट में। हर एक की डिमांड थी कि मेरा हार्ड एरिया है, लेकिन अभी जिस वक्त ये टेस्ट लिए गए थे हार्ड एरियाज डिफाइन कर दिए गए थे। अगर इस वक्त हम उसमें रद्द-बदल करेंगे तो ज़रूर ये चैलेंज हो जाएगा कि जी पहले ये हार्ड एरिया था, अब आपने ये दूसरा कर दिया, मेरा क्यों नहीं किया, और एक लिटिगेशन में चले जाएंगे। इसलिए हमने उसी को रखा है इस वक्त, और इसको फिर जब अगली बार रिक्रूटमेंट करेंगे तो हार्ड एरियाज़ की डिफ्रेंशिएशन और अलग हो सकती है। इस वक्त करेंगे तो सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। संजय नहीं नंबर एक मिनट नालो लिखे रहा तुझे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम को पावरलेस करार दिया, आप क्या समझते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा अनऑथोराइज्ड का। यार संजय क्यों मुझे मरवाओगे भाई? अनऑथोराइज्ड कैसे है यार? नहीं, मैंने कहा कि द पीएम, और कानून कहता है पीएम और इज ऑथराइज्ड पर्सन, मैंने कहा और दूसरा लिखा है सीएम और इज ऑथराइज्ड पर्सन। मैंने कहा मैंने किसी को अपनी अथॉरिटी नहीं दी, अगर वजीर आजम ने किसी को अथॉरिटी दी है तो मुझे बता दे। तो इतनी सी बात की आपने उसको पावरलेस कर दिया। चले खैर सर, अच्छा आप क्या समझते हैं कि आइंदा पीर के बाद वजीर आजम के पास पावर बढ़ जाएंगे और 2022 में क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन भी होंगे? ये पावर मिल जाएंगे, पावर तो आइन के अंदर लिखें, जो इस्तेमाल करना चाहे उसको मिलेंगे, जो इस्तेमाल नहीं करना चाहे अथॉरिटी दे दे किसी और को, अब वो उसकी मर्जी है ना, वो जो बंदा इलेक्ट होता है। इंतखाबात 2022 में होंगे या नहीं, ये मैं इस्लामाबाद कल गया था तो मुझे उधर कहा था कि जी आप इधर आपको कुछ हवाएं, कुछ बातें तब्दील, मैंने कहा ये जो हवाएं चल रही हैं इस्लामाबाद में, वो कराची में भी ये बातें सुनी जा रही हैं, तो ये तो आप ही लोग मुझे सुना रहे हो। ये सवाल आपके जहन में आना ही इस बात की दलील है कि शायद 2022 में इंतखाबात हो जाए, नहीं तो ये आते ही नहीं तो अदरवाइज तो 2023 में हो रहे ना। तो ये सवाल आना ही, आपका सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। जी भले कहो, नहीं कहो भले। की है कि उसको कुछ लोग साजिश करके वो खराब कर, आपके तो अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो जिस तरह से लाड़काने का वाक़या और मलिर का हुआ या क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आपके तो अपने लोग जो हैं वो इस तरह कर रहे हैं, तो आप दूसरे किस तरह से वो करते हैं? मेरी बात सुने, दोनों वाक़यात, लाड़काना वाला, कंबर शहदाद कोट वाला और मलिर वाला, बड़े ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए क्राइम इस मुल्क में। हुकूमत जहाँ तक, हमने दोनों जगह पे मालिकों ने जैसे कहा, और ये बड़ी बातें हुई हैं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता बात, जैसे कहा पहले दिन ताकि जैसे कहेंगे वैसे एफआईआर काटी जाए, जो लोग कहेंगे उनसे तफ्तीश कराई जाए। एमपीए ने सरेंडर किया, हर चीज़ कानून के मुताबिक हुई है, और आप जाके ज़रा और सूबों में देख लें तो आपके पास सारी लिस्ट है।
गंडापुर साहब, या नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, क्या पंजाब में MPAs के ऊपर केसेस हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, MPA अंडर अरेस्ट है। दूसरी जगह पे एक MPA के वालिद पे FIR है, और वो अपना कानूनी चाराजोई करेंगे जिस तरीके से वो करना चाहें। तो हुकूमत जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम गवर्नेंस पे बिलीव करते हैं, ना सिर्फ बिलीव करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और ना सिर्फ हुकूमत, हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये हिदायत है। तो ये कह देना कि ये, मैंने कहा ना, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, इसकी मजम्मत भी करता हूँ जो है। जिस तरीके से कोई और मर्डर होता है, ये मर्डर की भी मजम्मत करता हूँ। ये एक मर्डर तो मैं हर मर्डर की मजम्मत करता हूँ जो होता है। तो ये इसको ये होता है पोलिटिसाइज करके और वाक़े को ख़राब करना, उधर जाके उनको उल्टी सीधी बातें बताना और फिर गरीब लोगों को करना। या तो बताए ना, हुकूमत ने ये बात गलत की है, इस तरीके से किसी को फेवर किया, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे वज़रा साजिद जोखियो साहब, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, सईद गनी साहब कराची डिवीज़न के सदर भी, उस हवाले से पार्टी के ज़िम्मेदारी भी उनके ऊपर है, वो मुसलसल राब्ते में है। वहाँ पे हमारे अपने MPA सुहेल अनवर सियाल साहब, इसलिए वो सियाल कम्युनिटी से मुसलसल राब्ते में, और उन मालिकों से जैसे हो रहा है। हाँ, ख़राब करने वाले लोग बहुत हैं जो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और मैं सबसे ये कहता हूँ यार, किसी का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी एक वो चीज़ है, इसको पोलिटिसाइज करके उनसे नाइंसाफ़ी ना करे कोई भी, ना मैं करूँ ना कोई और करे, ये होना चाहिए।